हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। लास्ट लेक्चर तक हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किया था। अब जब हम आगे मूव करेंगे तो इससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके ऊपर सोल्व करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना, ताकि जो जिस टॉपिक से बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है जब हम न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। तो एक बार आप सभी मुझे ये लिखकर बता दीजिएगा कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है और हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। अभी जल्दी से लाइव चैट के अंदर जल्दी करके ये लिखिएगा जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, जितना जल्दी हो सके लिखेंगे। हाँ, तो अब चलो आप लिखते रहना। हमने ये कहा, देखो हमारे पास क्या क्या है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का, तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था कि KT इक्वल्स टू 1/AT माइनस 1/A0। इट इज़ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड T हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू 1/K इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है T हाफ। ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट की लास्ट लेक्चर के अंदर। हाँ, एक चीज़ और भी, लास्ट लेक्चर जो था हमने बहुत कम टाइम का बनाया था, वो आनन फानन के अंदर मॉर्निंग में जल्दी उठकर वो वीडियो जो है वो शूट किया था, तो ऐसा हो नहीं पाया कुछ चीज़ों की वजह से। आज जो है हम पूरा का पूरा टाइम लेंगे वीडियो के अंदर और हम ये भी पढ़ेंगे कि इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो किस तरीके से सोल्व किए जा सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है कि भाई अगर हमें T हाफ निकालना है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। ये एक शॉर्ट ट्रिक हम हमको देने वाले हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक से ही हम शुरुआत करते हैं। तो आप लिखेंगे T हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा T हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैंने शुरुआत में आप लोगों को कहा था कि आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, आपको सिर्फ जो टॉपिक है उसे समझना है। समझने के बाद आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो T हाफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A raised to power 1 minus n. A raised to power 1 minus n. Here n is the order of reaction. n जो है वो क्या है, ऑर्डर है रिएक्शन का, और A is the initial concentration of the रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप T हाफ कैलकुलेट कर लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन अगर दी हुई है, अगर मैं ये कहूँ, आप सोच के चलिए, अगर मैं ये कहूँ कि T हाफ, देखिए इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करके बताता हूँ। T हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जहां भी आ रहा है ये समझिए आप के है, यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज टू पावर 1 माइनस 0। क्या हुआ, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जहां A प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे और K यूज कर लेंगे हम। उसके बाद फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर देखो ये क्या कहता है, T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और ऐसा हमने पढ़ा है कि T हाफ होता है A0 डिवाइडेड बाय 2K। वो कब होता है, ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर,
और ये बताता है कि टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा बहुत तो आपको याद भी रखना पड़ेगा। अब जीरो ऑर्डर से बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1-1, ये जीरो के बराबर। तो ये तो हमने पढ़ा है ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर टी हाफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1-2, ये इनवर्स आएगा -1 आएगा ना, तो -1 क्या लिख सकते हैं, इसे सोल्व करूंगा तो मैं लिख सकता हूं टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, और ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया है। आप इस a को a0 भी लिख सकते हैं, जैसा हम लिख के चल रहे हैं पहले से, तो एक बार इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो आप, बाकी ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना आप, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को ये फॉर्मूले भी समझ में आने लग जाएंगे। तो यहाँ से मैं एक बार मिटा देता हूँ इसे, नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट वगैरह का यूज करते हो, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप जल्दी से नोट कर पाते हो। तो बेटा अब आगे हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, तो अपने नोटबुक और पेन को थोड़ा तैयार रखिए और अपने माइंड को सबसे पहले तैयार रखिए कि हम किस प्रकार के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मैं सिर्फ यहाँ खड़ा रहूँगा आपके सामने और सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि कहाँ कहाँ पे क्या मिस्टेक्स करी हैं। आप जो आंसर निकालते हो आप उनको लाइव चैट सेक्शन के अंदर आपको ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन सभी को सोल्व करने हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास a + a gives b + c। a से आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं b और c। यहाँ आपको एक टेबल दी गई है, इस टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नोट करते रहें साथ में। आपको इतना टाइम जरूर दूंगा क्वेश्चन सोल्व करने का, लेकिन टेबल आप साथ के साथ बनाएंगे। यहाँ से आपको दिया हुआ है एक टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर आपको टी हाफ मिलेगी, यहाँ मोलैरिटी लिख रहा हूँ मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है। इसमें क्या क्या दिया गया है, टाइम जो टी हाफ है पहले जो एक्सपेरिमेंट के अंदर 10, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन 0.1, उसके बाद नेक्स्ट है 5, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 समथिंग, हाँ, उसके बाद 2.5 टाइम फिर आधा हो जाता है टी हाफ 0.4। आपको क्या लिखना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको करना क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको यहाँ से ऑर्डर कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर को कमेंट सेक्शन के अंदर पेस्ट कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट से। तो आप लोगों ने किया है या नहीं किया है, चलो हम बता देते हैं आपको एक बार। देखो, हर एक टेबल, हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक जो गिवन डेटा है वो आपको कुछ कहता है। आप उसकी बातें अगर सुनो, अगर क्वेश्चन को सुनोगे आप, तो वो आपको कुछ ना कुछ कहना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि आंसर मेरे अंदर है भैया। आप कहीं बाहर से ढूंढ रहे हो, आप अपने दिमाग को ज़्यादा परेशान मत कीजिए, आप सिर्फ कोशिश कीजिए मेरे अंदर क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की। कैसे, देखिएगा जरा एक बार। यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि टाइम हो गया आधा, मतलब 10 से 5 मिनट टाइम हुआ, टाइम आधा, तो ये 0.1 से 0.2, इसका मतलब कि अगर टाइम घट रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो टाइम घट रहा है। इसका मतलब कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
नेक्स्ट इज ये 5 से अगला और एक्सपेरिमेंट देख लो आप, अगला जो स्लॉट है टाइम का, इसमें ये 5 से ये 2.5 हो जाता है। देखो यहां से ये हाफ हुआ, ये दुगना हुआ, फिर यहां से ये हाफ हुआ ये टाइम, और ये कितना हुआ, दुगना हुआ। समझ रहे हो? इसका मतलब मैं ये कहूं कि भाई अगर मैं यहां साफ साफ ये चीज कह दूं कि टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, अगर ऐसा है तो आप यहां से आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर टाइम टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, डिपेंड ही नहीं करता। अब बात आती है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, जो हमें इस क्वेश्चन में भी दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि टी हाफ जब आप इसे घटा रहे हो तो ये बढ़ रही है, तो ये जो ऑर्डर है वो कैसा होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। आप कैलकुलेट करते तो चलिए कैलकुलेट भी कैसे करते, कैलकुलेट किस प्रकार से करते, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1 माइनस एन, ऐसा ही कुछ करके लिखते। अगर आप ऐसा लिखते टी रेज टू पावर 1 माइनस ए रेज टू पावर 1 माइनस एन के बराबर, फ्रॉम वेरिएशन कोई एक वेरिएशन आप उठा सकते हो इसके अंदर से। जब वेरिएशन के अंदर देखते हो आप तो वेरिएशन में क्या दिखता है कि टी हाफ, वेरिएशन ये कहता है कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये चीज तो मानते हो, आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा। अगर ऐसा है तो इक्वल्स टू, मैं यहां इसे टी हाफ इसे कुछ ऐसे लिखूं कि इसे इस तरीके से लिखूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टी हाफ इक्वल्स टू ए रेज टू पावर -1 लिख सकता हूं। टी रेज टू पावर टी इक्वल्स टू ए रेज टू पावर -1। समझ गए होंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ जो टी हाफ है, ये टी हाफ है ए रेज टू पावर -1 के, मैं यहाँ से लिखूँ ए रेज टू पावर 1 माइनस एन इक्वल्स टू, ये टी हाफ ही तो है, टी हाफ इक्वल्स टू, यहाँ से लिखूँ ए रेज टू पावर -1। समझ रहे हो कि मैंने दोनों टी हाफ को रिलेट कर दिया। यहाँ पे क्या था, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर -1, यहाँ क्या था, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर -1 या 1 माइनस ए, ऐसा ही तो है। अगर ऐसा है तो देखो बेस सेम है, जब ये दोनों के बेस सेम है तो आप क्या करोगे, 1 माइनस एन इक्वल्स टू -1, 1 माइनस n इक्वल्स टू -1, तो यहां से -n इक्वल्स टू किसके बराबर आया, -2 के, और n इक्वल्स टू किसके बराबर, 2 के। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू 2। समझ गए होंगे, मैं फिर से बता देता हूं, आप एक बार कंफ्यूज हो तो। पहली बात तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर इसके डेरिवेशन के अंदर, इसकी टेबल के अंदर से कैलकुलेट कर लिया, जो हमें सीधा सीधा ये दिख रहा था कि अगर आप टी हाफ को घटा रहे हैं, आप टी हाफ को कम कर रहे हैं, तो यहां से मोलारिटी जो है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से हमें मिलता है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, जैसा कि हमने अभी तक पहले पढ़ा है। अब अगर ये चीज़ ध्यान नहीं है तो मैंने आपको ऑर्डर फाइंड आउट कर, nth ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखवाया ए रेज टू पावर 1 माइनस एन के। यहाँ टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1 माइनस एन, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, हमें इस वेरिएशन से पता लग रहा है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। मैं इस 1/a को क्या लिख सकता हूँ, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां से लिख सकते हो ए रेज टू पावर -1। समझ गए, इन दोनों को कर दो रिलेट, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले को, दोनों टी हाफ है, दोनों टी हाफ है, तो यहां से मेरे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर आ जाता है, 2 के बराबर आ जाता है। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, तब तक आप इसे नोट कीजिए।
सोल्व करेंगे आप अगला क्वेश्चन। इसे नोट करते हो तब तक क्वेश्चन नंबर 2 में डाल देता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ से। हाँ, रिफ्लेक्शन की वजह से कई बार दिखता नहीं है और रात में लाइट ज़्यादा जलानी पड़ती है। तो टी हाफ आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहले टी हाफ है आपका, ये मिनट्स के अंदर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ आपको कंसंट्रेशन मिलेगी, मतलब मोलारिटी मिलेगी, मिनट्स के अंदर है। यहाँ से आपको मिलेगा किस प्रकार से, सबसे पहले आपको मिला 5 मिनट्स, उसके बाद 10 मिनट्स, उसके बाद 15 मिनट्स, उसके बाद 20 मिनट्स। नेक्स्ट इज यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 4 मोलर, ऐसा ही कुछ करके क्वेश्चन में दिया गया है। 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर और 4 मोलर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जल्दी से और लाइव चैट सेक्शन के अंदर इसका आंसर पेस्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा है तो आप आगे स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन सोल्व करें जल्दी से। चलिए देखते हैं। देखो डेरिवेशन क्या कहता है, डेरिवेशन कहता है कि अगर आप इसे बढ़ाते हो, आप इसे बढ़ा रहे हो, आप इसे दुगना कर रहे हो, ठीक है, तो ये भी कितना हो रहा है, दुगना ही हो रहा है। यहाँ दुगना तिगुना ये चीज़ें फर्क नहीं करती, यहाँ फर्क कर रहे हैं कि जब आप बढ़ा रहे हो टाइम को, जब आप टाइम को बढ़ा रहे हो उसके साथ साथ कंसंट्रेशन भी क्या कर रही है, बढ़ रही है, कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। जब टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ती है, बेटा हम लोगों ने 3 तरह की जो केमिकल रिएक्शंस है वो पढ़ी है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। जब जीरो ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा और सेकंड ऑर्डर पढ़ा, इन तीनों में हमने टी हाफ जरूर पढ़ा है। अब टी हाफ पढ़ा है तो हमें ये भी पता है कि कौन इनिशियल कंसंट्रेशन को डिपेंड करता है, कौन नहीं करता, इस तरह से। तो जब हमने पढ़ा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ होता है वो होता है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट डिवाइडेड बाय 2k, ऐसा ही होता है। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो आप पीछे का लेक्चर देखिए। तो यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि अगर आप टाइम को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, टाइम को बढ़ाएंगे, टी हाफ बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, जो ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड को इस तरह से सेट कीजिए कि क्वेश्चन के अंदर आंसर दिखे आपको, तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ आपको ना सोल्व नहीं करवाया जाएगा, यहाँ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो जब सेलेक्ट करोगे, आप इसे सोल्व करोगे तो तकरीबन आपका 1 से 2 मिनट खर्च जरूर होंगे। ऐसा कीजिए ना कि आपको टाइम लगे ही ना, आपको ज़्यादा टाइम लगे ही ना, आप लगभग 5 से 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व करके फ्री हो जाएं, ताकि आपका एग्जामिनेशन के अंदर टाइम बच जाए और बाकी क्वेश्चंस के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि टाइम टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1 तो लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। मैंने आपको ये बताया कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1 माइनस एन के, टी रेज टू पावर 1 माइनस एन के बराबर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ से टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1 माइनस 1, तो ये 0 हुआ। तो 0 हुआ यहाँ से, अगर ये 0 होता है इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 0। तो आप यहाँ साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0। रिएक्शन वो n की जो वैल्यू है वो है, आप यहाँ से इस प्रकार से नहीं कैलकुलेट करेंगे, हमें थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। हमने जल्दबाजी इस तरह से की कि a रेज टू पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू a रेज टू पावर 1, तो 1 माइनस n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 1 माइनस 1, तो ये किसके बराबर आया? 0 के बराबर। तो जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो 0 के बराबर है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने चले हैं ऑर्डर्स को, किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर। हाँ, तो आप लोगों ने जरूर इसे नोट कर लिया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हेडिंग डाल के लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल determination of order। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। और दूसरा हमें लिखना है, इसी के साथ आप इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, मतलब हम टॉपिक लिख रहे हैं, हम क्या लिखते हैं? मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मेथड्स of determination of order of reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को किस प्रकार से आप डिटरमाइन करते हो वो चीज़ें हमें पढ़नी है। ये तो आप अलग अलग तरीके से पढ़ते हो ना। देखो, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि ऑर्डर को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आज हम अलग अलग तरीके से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। किस प्रकार से कैलकुलेट करते हो, तो हेडिंग डालेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल मेथड। आज हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ा। ग्राफिकल मेथड से आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकाल सकते हो। तो भैया ये चीज़ें तो आपको तब आएंगी जब आप पीछे के लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ देख चुके हैं कि ग्राफ कैसे बनता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ, इनका टी हाफ, इनका कॉन्सेंट्रेशन के बीच ग्राफ, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, इस तरह से जो ग्राफ हमने प्लॉट किए हैं उसी के ऊपर हम ये जो ग्राफिकल मेथड से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ ग्राफ बनाऊंगा और उन ग्राफ की हेल्प से आपको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, और इस ग्राफ के अंदर किस किस के बीच में कंसंट्रेशन और रेट, कंसंट्रेशन और रेट, ठीक है। दूसरा जो ग्राफ है वो ग्राफ है आपका कंसंट्रेशन और रेट। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से। तीसरा जो ग्राफ है आपका वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ रेट है, यहाँ कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से आपको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। कुछ इसी प्रकार के ग्राफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अलग अलग तरीके से ग्राफ दिया हुआ होता है। तो हमें क्या करना है? देखो, हमारा जो IQ लेवल है वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। आप क्वेश्चन को समझेंगे
अगर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो आंसर इसी के अंदर होता है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, जो कहता है कि देखो हमने जो पढ़ा है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को छोड़ दो आप अभी। देखो ऑर्डर लिखता हूं मैं, रेट लिखता हूं, आपको ये नहीं लिखना। रेट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 0। उसके बाद रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 1, और उसके बाद रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2। ये तीनों जो केमिकल रिएक्शंस है वो मैंने आपको पढ़ाई है। यहां से देखो पहला जो ग्राफ है, पहला ग्राफ क्या कहता है, रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। जैसे जैसे रेट बढ़ रही है, जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है, वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी बढ़ रही है। अगर ऐसा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सॉरी बढ़ रही है, तो ऐसा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि साथ साथ बढ़ी है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ है, ए के ऊपर है, क्योंकि यहाँ तो पावर 2 है, यहाँ 0 है, 0 का मतलब ये तो 1 हो जाएगा, इसके ऊपर तो इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये जो ग्राफ है वो किसका है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अगली बात करते हैं, ये कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहां देखिए ना, रेट बढ़ेगी लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ये जो है वो कौन सा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए होंगे अब आप। अगला जो है वो तो ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने एक ही पढ़ा है इसके बाद। कौन सा, ये कौन सी रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर। ये कौन सी रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए होंगे। ग्राफिकल मेथड, सबसे पहला पार्ट इसका, हमने ग्राफ को देखा और ये पता लगाया कि कंसंट्रेशन कहीं रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही। अगर कर रही है तो किस प्रकार से कर रही है, इसे देखकर हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट किया है। तो आप इसे एक बार नोट करें, फिर हम दूसरे ग्राफ बनाते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। तो एक बार जल्दी से नोट कीजिएगा इनको। जल्दी कीजिएगा प्लीज। तो आप लोगों ने नोट किया होगा इसको। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफिकल मेथड के अंदर अगले जो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, आप समझेंगे, उनको समझने के बाद आप लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले जो ग्राफ दिया हुआ है हमें, वो हमें दिया गया है 80 और t के बीच, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम t और टाइम के बीच में। ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार से है, ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार से है। दूसरा जो ग्राफ है वो ये दिया गया है 1/80 और टाइम के बीच में, 1/80 और टाइम के बीच में। नेक्स्ट जो ग्राफ है ये ना इंटरसेप्ट भी होगा, कुछ ना कुछ होगा, अभी आपको पता नहीं है क्या होगा। यहाँ से जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से है, ये टाइम है और ये 80 है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से और भी ग्राफ मैं बना ही देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, एक ही बार में हम डिस्कस कर लें। अगला जो ग्राफ दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है, ये है t½ और a के बीच में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये कांस्टेंट ग्राफ है, ये t½ और a के बीच में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में।
उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो ग्राफ दिया गया है बेटा वो कुछ इस तरह से टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये ग्राफ दिए गए। और आपको ना एग्जाम के अंदर यही मिलेंगे, इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्वेश्चंस आते हैं तो इसके बाहर नहीं, जितने पॉसिबल ग्राफ हैं वो हमने बनाए हैं। अब इतने ग्राफ हैं जो हमने बना लिए हैं, एक बार आप इनसे ऑर्डर प्रेडिक्ट करके देखो। अगर ऑर्डर आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो या पता लगा सकते हो तो आप आसानी से क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर ग्राफिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं तो आप इस पे से किस प्रकार से ऑर्डर फाइंड आउट करते हो देखिएगा। सबसे पहली जो इक्वेशन है या सबसे पहला जो ग्राफ है, सबसे पहला जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी, एटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। टाइम के साथ साथ एटी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब मैं ये तो लिख ही सकता हूँ इसके लिए कि एटी इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी, टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रहे हैं। इसके लिए ये इक्वेशन है। और ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो हमें यहाँ से प्रेडिक्ट होती है। यहाँ से जब प्रेडिक्ट होती है तो ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो ये जो ग्राफ होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा। ये जो ग्राफ है वो किसका है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे, ये पहले बनवा रखा है, ये जो ग्राफ है वो पहले बनवा भी रखा है और इसको पढ़ा भी रखा है, लेकिन फिर से हम एक बार बता रहे हैं इनको। अगला ये देखिए 1/80, ऐसा कहाँ आया था? 1/80 कहाँ आपने पढ़ा है? और ये क्या है 1/80 और टी? यहाँ बीच में एक इंटरसेप्ट भी दिख रहा है आपको। यहाँ बीच में आपको इंटरसेप्ट भी अगर दिख रहा है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि 1/80 इक्वल्स टू 1/80 इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a नोट। और ये जो इंटरसेप्ट है ये 1/a नोट का इंटरसेप्ट है, 1/a नोट का इंटरसेप्ट। तो ये जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा आपने पहले भी पढ़ा है। सॉरी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो नहीं है, गलती से लिखा गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज, यहां से देखिए आप 80 के साथ साथ टाइम भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब आप यहां से जब टाइम कम हो रहा है, इस तरीके से कम हो रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन 80 इक्वल्स टू ए नोट, 80 इक्वल्स टू ए नोट इंटू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर के टी आपने पढ़ा होगा और ध्यान भी होगा। ये कैसी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। उसके बाद यहां देखो ग्राफ में डिफरेंस है, हर एक ग्राफ के अंदर अलग अलग चीजें बता रही है। हर एक ग्राफ के लिए ये जो ग्राफ है ऊपर वाले, ये ग्राफ मैंने कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी और टी हाफ के बीच बनाए हैं। अब आप रिलेट आराम से कर सकते हो 80 और टी। जब 80 कम होता, यहाँ टी कम हो रहा है, 80 इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी, ये हमने पहले पढ़ा भी है, अब फिर से पढ़ लिया। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये देखिए, ये कहता है कि टी हाफ जैसे जैसे कम होगा, टी हाफ जैसे जैसे कम होगा, यहाँ से ए भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ए भी क्या है? इसका मतलब ये कुछ ऐसे कहता है कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर आप इसे कम करते हो, ये यहाँ तो इसकी वैल्यू यहाँ, ये यहाँ तो इसकी वैल्यू यहाँ। इसका मतलब कि टाइम के साथ साथ
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज विल बिकम्स डिक्रीजिंग। इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ऐसा जब टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो तो हमने कहाँ पढ़ा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। अगली जो रिएक्शन है उसमें टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है कि टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये हम लिख सकते हैं, ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो 0.693 डिवाइडेड बाय के होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये ग्राफ बताता है। और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। ऐसा कहाँ होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। और टी हाफ इक्वल्स टू ए नोट डिवाइडेड बाय 2k। मैंने आपको हर एक चीज़ को अच्छे से रिपीट करवा दिया गया है, आप इसे एक बार कॉपी करें, समझें इसे और फिर आप नोट करें इसे। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये तो था ग्राफिकल मेथड से आपको ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ये जितने भी ग्राफ हैं आपकी नोटबुक के अंदर बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। आप कैसे लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले जो हमने पहले ग्राफ डिस्कस किए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर इनमें से भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो ग्राफ है वो जो पहले ग्राफ हमने बनाए हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो भी। फिर उसके बाद सबसे पहले आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख लेंगे, उसके टोटल ग्राफ जो हमने ये बनाए हैं इससे पहले वाले भी, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ, फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर। इस तरीके से आप टोटल ग्राफ, पहले हेडिंग डालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर वो ग्राफ, ताकि वो आपको एक जगह मिले और आपको ध्यान भी रहे आगे अगर उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो। क्लियर है? तो मैं इसे मिटाता हूँ, अब आप लोगों ने लिखा होगा इसे। अब सेकेंड मेथड की बात करते हैं हम कि सेकेंड मेथड क्या होता है ऑर्डर डिटर्मिनेशन का। आप किस प्रकार से कैलकुलेट करते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो चलिए हम लिखते हैं ऑर्डर डिटर्मिनेशन फ्रॉम रेट कांस्टेंट। हेडिंग डाल के लिखते हैं सेकेंड पार्ट, ऑर्डर डिटर्मिनेशन, ऑर्डर डिटर्मिनेशन फ्रॉम रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटर्मिनेशन करते हैं। किस प्रकार से करते हो आप, तो देखिएगा मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी थी के की यूनिट कैलकुलेट करने की। किस प्रकार से कि के की अगर आपको यूनिट कैलकुलेट करनी है तो के इक्वल्स टू होता है मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब n क्या है, हेयर n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब एक एक करके हम ऑर्डर के साथ साथ हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट से। कैसे, तो सबसे पहले बेटा हेडिंग डालेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखो K इंटू मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, ऐसा ही है। अब आप इसे कंप्लीट सोल्व करते हो तो आपके पास जो K की यूनिट है
जो K की यूनिट है वो क्या आती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर K की यूनिट किसी रिएक्शन के अंदर, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर K की यूनिट दी गई है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो वो आपके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को? तो देखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, रेड पेन से ही लिखता हूं, के इक्वल्स टू यहां ये के इक्वल्स टू मोल, यूनिट्स अप्लाई करेंगे, मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 - 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो बेटा आप लोगों को पता होगा ये 1 - 1 0 होगा, और जिसकी पावर 0 होती है वो बेस 1 के बराबर होता है। तो यहां से सेकेंड इनवर्स, तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स मिलेगी वो कौन सा ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड जो है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेट किस प्रकार से यूनिट किस प्रकार से कैलकुलेट करते हो? तो देखो, आपने लिखा K इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स रेज टू पावर 1 - सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। ऊपर पावर 2 है, ये -1 होगी। जब ये -1 होगी तो यहाँ -1 इसके नीचे इसके पास आएगा तो मोल इनवर्स, ध्यान से समझना, ये क्या होगा, -1 हुआ तो मोल रेज टू पावर -1, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। मैं इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर ये यूनिट मिली आपको तो आप क्या लिखोगे, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसी प्रकार से आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख सकते हो। फिर क्या होगा, फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल रेज टू पावर -2, लीटर -1 और सेकेंड -1। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार नोट कीजिएगा इसे, फिर आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं हम फिर आगे। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप डाल के लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह है, क्या है कि A इट विल गिव्स 2B + C। आपके पास K की वैल्यू भी दी गई है, K है 1.368 क्रॉस 10⁻² मिनट इनवर्स, 10⁻² मिनट इनवर्स। आगे क्या कहता है, इफ इनिशियली 2 moles ऑफ A आर टेकन,
if initially 2 moles of A are taken, then calculate moles of B, then calculate moles of B formed after 100 minutes, formed after 100 मिनट। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सोल्व कीजिए। चलिए मैं सोल्व करवा देता हूँ। आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर दिख रही होगी यहाँ पे, क्या कि अब हमें ये नहीं बताया गया कि ये कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का। अगर हमें ये नहीं बताया गया तो हम कैसे करें, कौन सा फॉर्मूला पुट करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, जीरो ऑर्डर का करें, फर्स्ट ऑर्डर का करें, सेकंड ऑर्डर। रुकिए। आपके पास एक चीज दे रखी है के, उस केक के अंदर वैल्यू दे रखी है 1.368 क्रॉस 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। मैंने आपको बताया है कि अगर टाइम इनवर्स किसी की यूनिट होती है, जैसे सेकंड इनवर्स अगर है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मिनट ही तो लिखा है सेकंड की जगह, है तो इनवर्स ही, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वी नो दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे पता लगा, कहां से, यूनिट ऑफ के से। अभी ताजा ही पढ़ा है हमने, यूनिट ऑफ के से हमें पता लगा। अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो 0.693 डिवाइडेड बाय के बराबर होता है। ठीक है, के की वैल्यू दे रखी है 0.693 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू लिखो 1.368 क्रॉस 10⁻⁻²। बेटा इसे सोल्व जरूर करना आप, यहां से इसे एक बार सोल्व जरूर करना। मेरा जो कैलकुलेशन के अंदर आता है वो आता है 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 50 मिनट्स। हो सकता है ऊपर नीचे हो, ऐसी कोई बात नहीं है कैलकुलेशन के अंदर, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पॉइंट्स के अंदर थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। बाकी ये इसी प्रकार से होगा तो ये मेरे पास आता है कितना 15, क्योंकि ये कैंसिल आउट होता है। देखो ये 1.368 इसे कैंसिल आउट करता है 2 से, ये हुआ 2 से कैंसिल आउट, ये 10⁻⁻ ऊपर गया 100 आया, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 50 मिनट्स। ठीक है, 50 मिनट आ गए आपके पास टी हाफ। अब इस क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करें वो देखिए। देखो ए से हमें मिले 2b + c। अगर टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात करूं मैं, अगर टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात करूं तो मैं यहां पे इसे a0 मान लूं, इसके मोल्स 0 बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब यहां a से हमें कितने मोल मिल रहे हैं, एक a से मुझे 2 मोल b के मिल रहे हैं, एक a से 2 मोल b के मिल रहे। टाइम हमें पूछा है कि 100 मिनट 100 मिनट के अंदर कितने मोल्स बनेंगे। टी हाफ हमें दिया हुआ है 50, टी हाफ हमें कितना दिया गया है 50 मिनट्स। इसका मतलब कि 100 मिनट के अंदर, 100 मिनट के अंदर इस रिएक्शन के 2 टी हाफ आते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझे? देखो फिर से समझिए कि 100 मिनट के अंदर हमें यह बताना है कि इसके कितने मोल होंगे। इन 100 मिनट के अंदर टी हाफ कितने, 2 टी हाफ लगते हैं इस रिएक्शन के, तो टी 100 मिनट्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 इक्वल्स टू, यहां से ये गया 2 to the 1/2। ठीक है, हाँ बिल्कुल,
2T½ और 1/4 इसकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हम लेते हैं वो, तो ये मेरे पास आया 0.5 मोल्स। ठीक है, 0.5 मोल। कैसे आया पता है? ये 1/4 क्या है? ये 1/4 कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या? 80 है। कैसे कैलकुलेट करी मैंने वो देखिए ना आप। ये कहता है, यहाँ से समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए कि इनिशियली हम स्टार्ट होते हैं, इनिशियली स्टार्ट होते हैं फर्स्ट T½ में ये A0/2 होता है। सेकेंड T½ में ये A0/4 होता है। A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मैं इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मान के चलता हूं क्योंकि इसके 1 मोल से इसके 2 मोल मिलते हैं। तो 2 कितने? 2T½ मल्टीप्लाइड बाय 1/A0/4। A0/4 लिखा मैंने, तो 4 क्या है? ये T½ ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करोगे आप। पहला, ये कब होता है ऐसा? ये होता है 100 मिनट्स के अंदर। कब होता है ये? 100 मिनट्स के अंदर। एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको किस प्रकार से कितने मोल बनेंगे। अभी तो आप ये लिखिए, जल्दी से लिखेंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। ये मोल्स लेफ्ट निकाले हमने, टोटल में से 0.5 इसके खर्च हो गए और 1.5 इसके बच गए। चलो मैं एक बार इसे इधर वाले को मिटा लेता हूं, यहां से इसको मिटाता हूं मैं। देखो मैंने निकाला 80, कहाँ? एट टाइम T 100%। ये 80 जो है 0.5 मोल्स इसके बन गए, 1.5 मोल बच गए इसके। तो मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, अगर आप समझिएगा कि A ये हमें देता है 2B+C। A जो देता है क्या? 2B+C। अगर इसके 2 मोल चाहिए, इसके 2 मोल बने, अगर इनिशियली T = 0 इसके 2 मोल हमें अगर मिलते हैं, तो अगर 2 मोल इसके बनेंगे तो 1.5 ऑफ A0 is left, 1.5 of A0 is left at time T = 100%, 100 मिनट, टाइम T = 100 मिनट। 100 मिनट पर ये कितने बच जाते हैं, या कितने? हाफ और 0.5, हाफ और 0.5। तो यहां से हम लिख सकते हैं टोटल 2 और 1 3। तो यहां से हम लिखेंगे 3 मोल्स, इन सबको सम कर देंगे, ये टोटल मोल्स है, इनको सम करेंगे। 3 मोल्स ऑफ B आर फॉर्म्ड। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे। पहला मेथड है, अगर आपको समझ भी नहीं आया तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आ जाएगा। एक बार नोट कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वो क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करते हैं आप देखिए। डिटर्मिनेशन, सॉरी हमारा टॉपिक है क्वेश्चन और हमारे पास नहीं है, तो ये जो अगला जो टॉपिक है वो हम क्लियर करते हैं अभी। क्या है? ऑर्डर डिटर्मिनेशन फ्रॉम हाफ लाइफ पीरियड। थर्ड जो है ऑर्डर
determination from half life period। हमें ऑर्डर डिटरमाइन करना है हाफ लाइफ पीरियड से। तो किस प्रकार से हम ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं ये देखिए। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1 माइनस एन के बराबर होता है, ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा। क्वेश्चन से हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड से। तो देखिएगा आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है 2A, इट विल गिव्स B। इसके साथ साथ हमें इनका टी हाफ दे रखा है, टी हाफ हमें गिवन है। कितना कितना टेबल ही बना देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। टेबल बना देते हैं। यहाँ ए नोट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन समझ गए होंगे आप। टी हाफ 10 मिनट दे रखा है और 5 मिनट भी दे रखा है और 2.5 मिनट्स भी दे रखा है। कॉन्सेंट्रेशन के अंदर 0.5 मोलर, 1 मोलर और 2 मोलर ये दे रखा है। समझ गए होंगे, नहीं भी समझे तो समझ जाओ भाई साहब। एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सोल्व हो गया है। कैसे? टाइम को कम कर रहे हो, टाइम को कम कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो टी हाफ यहाँ हमें दिख रहा है कि आप अगर इसे बढ़ाते हो, इसे कम करते हो, रिड्यूस करते हो आप इसे, तो ये इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसा है तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। और ऐसा किसके अंदर होता है? ऐसा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर होता है। ये तो अभी अभी कैलकुलेट किया है, शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ हो या आप समझ सकते हो कैसे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक बार इसे कॉपी कर लो। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं नोट करता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है ए से आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, ए से प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, यहाँ टाइम दे रखा है और हाफ लाइफ और टाइम। एक तो टी हाफ दे रखा है, मैं ऊपर लिखता हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आपको टी हाफ दे रखा है और एक टेबल दे रखी है। इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यहाँ से एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है 500, इसे मैं A1 लिखता हूँ, और एक कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 250, इसे अगर मैं A2 लिखूँ, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, हम कुछ नहीं कर सकते। एक 235 ये T1 हाफ है, और दूसरा जो है वो 950 ये T2 हाफ है। T1 और T2 मतलब फर्स्ट टी हाफ और सेकेंड टी हाफ। गिवन जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो है log 23.5, log 23.5, ये इसकी जो वैल्यू होती है 1.37 दे रखी है। log 95 इसकी जो वैल्यू होती है 1.97 के बराबर होती है। वैल्यूज दे रखा हूँ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आप कैलकुलेट कीजिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, सोल्व करें और मेरे पास सॉल्यूशन भेजें, ठीक है। नहीं हुआ तो अगले लेक्चर के अंदर मैं इसे सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिएगा जल्दी से, कंप्लीट स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आपको ले लीजिएगा।
हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए, क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप मेरे से डिस्कस कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, कहाँ से समझ नहीं आ रहा, वो सारा सॉल्यूशन मैं आपको करके दूंगा। उसके बाद अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। आप तैयारी कीजिए, घर रहिए और अच्छे से पढ़िए। स्कूल या कॉलेजेस जो भी हैं आपके, पता नहीं कब खुलेंगे, अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। तब तक के लिए आपको घर रहकर तैयारी करनी है। तो जितनी कोशिश रहती है आप करते भी हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप और तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप किसी की भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय।